मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कहना है कि यूपी के असेंबली चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को इख्तिदार में आने से नहीं रोक पाएंगे। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए एमआईएम के रियासती सदर शौकत अली ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी असेंबली चुनाव में बीजेपी का रथ रोकने का काम करेगी। शौकत अली का कहना था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी रियासत में बीजेपी को रोकने में नाकाम रही हैं। शौकत अली ने यह भी कहा कि एमआईएम यूपी में छोटी सियासी पार्टियों के साथ मिलकर असेंबली चुनाव लड़ेगी। शौकत अली ने इस बात का भी दावा किया कि इस बार रियासत में डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाया जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में हम मिलकर के बीजेपी के रथ को रोकेंगे। चूंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा मिलकर के बीजेपी को 2019 में नहीं रोक पाए। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी मिलकर के नहीं रोक पाई। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा, बार बार ये बात लोग कह भी रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि छोटे दलों के पास हम अलायंस करने जा रहे हैं छोटे दल से। तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में छोटे दलों के पास वोट बैंक है। तो हम इन छोटे दलों के साथ मिल करके इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम कामयाबी हासिल करें, भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बने। यूपी में सियासी और सामाजिक कारकुनान पर योगी हुकूमत की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस अक़लियती मोर्चा ने इलाहाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया। नेहरू खानदान के आबाई रिहायशगाह आनंद भवन के करीब होने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे में योगी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एहतजाजी मुजाहरे में कांग्रेस अक़लियती मोर्चे के रियासती सेक्रेटरी हसीब अहमद ने योगी हुकूमत पर आइन के खिलाफ काम करने का इल्जाम लगाया। एहतजाज कर रहे कांग्रेस कारकुनान ने योगी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि रियासत में बड़े पैमाने पर सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया जा रहा है। कारकुनान का कहना था कि असेंबली इंतखाबात से पहले योगी हुकूमत रियासत में खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को जासूसी करा रही है और कभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के दरवाजे पर ईडी और इनकम टैक्स के जरिए जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, उसी के विरोध में आज प्रयागराज में कांग्रेस जनों ने एक दिवसीय उपवास करा और ये विरोध निरंतर जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का समय पूरा हो चुका। उत्तर प्रदेश का चुनाव इनके ताबूत में आखिरी कील साबित हो। हम कांग्रेस जन उपवास के माध्यम से मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि अपने इस तरीके की गलत कार्रवाई को बंद करें। देश का युवा बेरोजगार है, किसान आज पूरी तरीके से सड़कों पर है और उसके बाद अगर आपका कोई विरोध करता है तो आप उसके साथ इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। निश्चित तौर पर यह तानाशाह सरकार है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। कानपुर के नानाराव पार्क में अंबेडकर के मुजस्समे के सामने आज कानपुर के समाजवादी पार्टी कारकुनों की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इस मौके पर मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जितने कार्यकर्ता साथी हैं वो भी जिंदाबाद। मेरी बहन नूरी शौकत जी, बहन किसानों के मुद्दे पे आज किसान अपने परिवार के साथ, अपने जानवरों के साथ, अपने बीवी और बच्चों के साथ देश के दिल्ली को बॉर्डर पे घेरे हुए अपनी बातों करना चाहता है। कई दौर की वार्ता होने के बावजूद भी आज भी किसानों के मुद्दे वैसे के वैसे खड़े हैं। 8 महीने लगातार हो गए, इस धूप, इस सर्दी और इस बरसात में भी वो लोग वहां पे बैठे हैं। आज उनके समर्थन में कानपुर महानगर समाजवादी पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ, एक एक कार्यकर्ता के साथ हम सब लोग उनकी आवाज को उठाने के लिए यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए बैठे हुए हैं। 6 नुकाती मुतालबात को लेकर यूपी में सरकारी एम्बुलेंस सर्विस के मुलाजमीन कल से हड़ताल पर हैं। मेरठ में भी 108 और 102 एम्बुलेंस सर्विस के मुलाजमीन में हड़ताल का ऐलान करते हुए जिले की 77 एम्बुलेंस को मेडिकल में खड़ा कर दिया है। एम्बुलेंस मुलाजमीन के हड़ताल पर जाने से जिले की सरकारी एम्बुलेंस खिदमात पर असर पड़ा है। अपने मुतालबात को लेकर मेडिकल में धरने पर बैठे एम्बुलेंस सर्विस मुलाजमीन से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। यूपी के सभी 75 जिलों में जो 108 और 102 एम्बुलेंस सरकारी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, उसके जो मुलाजमीन हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है और हड़ताल का आज दूसरा दिन है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम मेरठ मेडिकल कॉलेज में, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ 77 एम्बुलेंस ऐसे खड़ी कर दी गई हैं हड़ताल में। और इनकी जो डिमांड है वो 6 नुकाती मांगे इन्होंने रखी हैं अपनी, कि इनको परमानेंट किया जाए एनएचएम के उसमें, और
दूसरा ये है कि ठेका जो प्रथा है, जिसको ये ठेका सर्विस कहते हैं, जिसके तहत इन लोगों को जो है वो नौकरी पर रखा जाता है, उसको ख़त्म किया जाए और कोविड में जिन्होंने ड्यूटी दी है और जिनकी जानें गई हैं उनको जो है मुआवजा दिया जाए। और इनका कहना यह है कि अभी तक एम्बुलेंस जो कर्मचारी हैं उनके साथ सौतेला बर्ताव करा जाता रहा है, जबकि उनकी खिदमत उसी तरह से हैं जैसे और दूसरे मेडिकल जो सर्विस में दूसरे लोग, सरकारी लोग अंजाम देते हैं। यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं हमारे साथ जो धरने पर बैठे हुए हैं। किस तरह का धरना है, क्या मांगे आपकी? हमारा जो धरना है वो एलएस कर्मचारियों के लिए है और हमें एनएचएम में सम्मिलित किया जाए। सर्विस बिल्कुल प्रभावित हुई है। सर्विस प्रभावित जब तक रहेगी, जब तक हमारे लोगों की नौकरी सुरक्षित नहीं होती है, उसका हमें दुख, बहुत बड़ा दुख भी है। लेकिन हमारे सामने जब हमारी गर्दन पर तलवार अटक जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। किस तरह से बात चल रही है? अभी प्रदेश में, लखनऊ में प्रदेश के पदाधिकारी वहाँ बैठ के बात चल रही है और हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे जो पदाधिकारी, उनके साथ पदाधिकारी जो हैं वो वहाँ पे बात चल रही है। आप लोगों ने मुआवजे के लिए भी बात की थी कि जो लोग सर्विसेज में थे और उनकी डेथ हुई है उनके लिए, जो कोविड के दौरान एक्सपायर हो गए लड़के, 9 लोग हुए हैं। 9 लोग हुए हैं, उनका भी जो अभी हमें गवर्नमेंट ने कोई मुआवजा नहीं दिया उनका। तो क्या आपकी डिमांड है उसके? डिमांड क्या, उनका मुआवजा मिलना चाहिए। जो 50 लाख का बीमा बोला गया था, 50 लाख का बीमा बोला गया था कोरोना काल में, उनको मिलेगा, उनके साथी शहीद हुए हैं, उनको मिलना चाहिए 50 लाख का बीमा। 108 और 102 एम्बुलेंस जो हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज में भी काम आती हैं और हॉस्पिटल से, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल्स जो है मरीजों को ले जाने में भी काम आती हैं। ख़ास तौर पर गरीब जो मरीज़ होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट सर्विसेज को, वो इनका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब जबकि हड़ताल है तो इसका असर मेडिकल सर्विसेज ज़रूर पड़ेगा। ख़ास तौर पर मरीज़ों को इसका जो है वो दर्द भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से सर्विसेज अभी जो है रिज्यूम जब तक नहीं हो जाती हैं तब तक इस तरह की दिक्कतें मरीजों के भी सामने आएंगी। लेकिन जिस तरह से संगठन ने अपनी मांग रखी है, जो इनकी डिमांड है वो भी जायज़ है कि जिस तरह से ये सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं इनको उसी तरह से मुआवजा भी मिलना चाहिए और उसी तरह से इनको उजरत जो है इनकी सर्विसेज की वो भी हासिल होनी चाहिए। बात चल रही है लेकिन सर्विसेज कब तक रिज्यूम होंगी इसका अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन इनकी हड़ताल जो है वो बेमियादी है कि जब तक, इनका कहना यही है कि जब तक मांग हमारी नहीं मानी जाएगी ये हड़ताल जारी रहेगी। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। बुलंदशहर से ताल्लुक़ रखने वाली 63 बरस की दिल की मरीजा सावित्री देवी की धड़कनें 24 पहुंच गई तो उन्हें फौरन पीसमेकर लगाने की डॉक्टर ने सलाह दी। प्राइवेट अस्पतालों में पीसमेकर लगवाने का खर्च काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आयुष्मान कार्ड स्कीम के तहत सावित्री देवी का मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में मुफ्त इलाज हुआ और पीसमेकर का खर्च भी काफ़ी कम रहा। खास बात यह रही कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में पीसमेकर लगाने का ये पहला केस था, जिसके बाद अब लखनऊ और कानपुर के बाद मगरबी यूपी में सरकारी सतह पर मेरठ मेडिकल कॉलेज इस तरह की सहूलियात की शुरुआत करने वाला पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है। लगाए हुए अभी 3 दिन हो गए। महिला पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है और उसकी हृदय गति भी इस समय लगभग 87 आ रही है। ये पहला यहाँ का केस है? ये पहला पेसमेकर केस है। अगर हम पूरे लखनऊ को हटा दें और कानपुर को हटा दें, इसके अलावा चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे झांसी हो, चाहे आगरा हो, और इन सभी में अभी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन चुके हैं। लेकिन मेरठ इन सभी मेडिकल में सबसे अग्रणी है कि यहाँ पे कार्डियोलॉजी की सेवाएं सबसे पहले शुरू हो गई। इसके लिए हम ये पूरा एनसीआर का क्षेत्र है, गरीब जो अगर पेसमेकर की बात करें ये बाहर लगभग 2-2.5 लाख रुपए का पड़ता है, यहाँ मात्र उसको लगभग 45,000 रुपये का पड़ा वो पेसमेकर, जो भी फ्री, एकदम से फ्री ऑफ कास्ट पड़ा आयुष्मान योजना के अंतर्गत। तो ये यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ी, जो गरीब जनता जो इधर उधर इलाज नहीं करा सकती है उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में एक नई जो है वो सहूलियत मरीज़ों के लिए कि उसकी शुरुआत हो चुकी है और कार्डियो में इस तरह की शुरुआत हुई है और इस तरह का पहला मामला पेसमेकर लगाने का ये मेडिकल कॉलेज में अंजाम दिया गया है 2 रोज़ पहले। और ख़ास बात यह है कि जो आयुष्मान कार्ड के जो मुस्तकीन हैं उनको ये सहूलियत हासिल हुई है और ये पहला केस है जिसमें पेसमेकर जो है वो लगाया गया है। और जिनको लगाया गया है वो अब बिल्कुल जो है उनकी हालत ठीक है और वो बेहतर महसूस कर रही हैं। और किस तरह की इन्हें प्रॉब्लम थी और कैसे ये यहाँ पे पहुँची, इन्हीं से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सावित्री।
सावित्री जी आपको क्या दिक्कत थी और किस तरह हार्ट की प्रॉब्लम थी मुझे। मेरे घबराहट होती थी, मेरी जान निकल जाती थी। ये मुँह को हार्ट की प्रॉब्लम थी। यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिला। हाँ, ये डाला आपने, इससे मुझे बड़ा आराम मिलना। अभी बस थोड़ा सा खिंचावट दर्द है आदि को, और कोई परेशानी है। डॉक्टर लोग भी आदि के बहुत बढ़िया प्यार से बोलते हैं और प्यार से रहते हैं। आयुष्मान कार्ड के तहत जिस तरह की सहूलियत जो है वो जो उसके मुस्तकीन है उनको मिल रही है, और इसी के तहत यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि अगर ये बाहर इस ऑपरेशन को कराते और पेसमेकर लगवाते तो एक बहुत कई लाख रुपए का खर्चा आता, और ये उसको अफोर्ड करने की हालत में नहीं थे। तो ऐसे मौके पर आयुष्मान जो है वो काम आया कार्ड, और उसकी सहूलियत इन्होंने ली है और यहाँ मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन कराया है। आपका कार्ड बना हुआ है, उस कार्ड से कितनी आपको सहूलियत मिली और कैसे आपने? नहीं, आयुष्मान कार्ड से काफ़ी सहूलियत मिली है। ये है कि कुछ पैसे तो देने पड़े हैं, कुछ खर्चा तो हुआ है, लेकिन ये है कि 80 से 70% की सहूलियत मिल चुकी है हमें यहाँ पर आके। बाहर तो बहुत खर्चा हो जाता है, यहाँ पर बहुत सहूलियत मिली है आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड अगर किसी के पास नहीं है तो मैं कहता हूँ कि बहुत लोड हो जाता है बीमारी का, बहुत खर्चा हो जाता है, कर्जा कर लेती है पब्लिक। आयुष्मान कार्ड से बहुत सहूलियत है। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी सुविधा दी है मरीजों को, जो आयुष्मान कार्ड दिया। आपको लगता है कि मेडिकल वगैरह में इस तरह की सहूलियत मिलने लगी है अब, जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलती थी, तो अब लोगों को यहाँ का भी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं सरकारी अस्पतालों में भरोसा अभी भी नहीं रख पाते, लेकिन आपका ये इतना एक्सपीरियंस है और ये पहला यहाँ ऑपरेशन हुआ है। ख़ास बात यह है कि ये पहला ऑपरेशन है वेस्ट यूपी में जहाँ पेसमेकर जो है किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस तरह से लगाया गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि लोग विश्वास करें, सरकारी हॉस्पिटल में आएँ। हमें बहुत ही अच्छा एक तरीक़े से तजुर्बा मिला है इस चीज़ का, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। पेसमेकर डल गया है, पहला केस था हमारा, हमें पता नहीं था, आपने बताया तो मुझे सर ने बताया था कि पहला केस है, और पेसमेकर लगने के बाद में हमारे पेशेंट काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छे हैं, और आज हमारा डिस्चार्ज है और आज हम घर जा रहे हैं। जो ज़रूरतमंद हैं उनको सहूलियत मिलती है, और ख़ासतौर पर सरकारी जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उन तक पहुंचता है, तो उनके दिल से दुआएं भी निकलती हैं और उनका मरीज़ भी ठीक होता है। ऐसा ही ये मामला आज पहला यहाँ पे ऑपरेशन ज़रूर हुआ है कार्डियो में पेसमेकर लगाने का, लेकिन अभी और भी ज़रूरतमंद जो हैं वो लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, और एक भरोसा कायम करने की भी ज़रूरत है। जिस तरह से सहूलियत जो है दी जा रही है हॉस्पिटल्स। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। और कर्नाटक से इस वक्त बड़ी खबर, कर्नाटक के नए वजीर आला की कल होगी हलफ बर्दारी। कल सुबह 11 बजे हलफ बर्दारी होगी। बसवराज बोम्मई वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे कल सुबह 11 बजे। और बताया यह भी जा रहा है कि कल सिर्फ वजीर आला की हलफ बर्दारी होगी, उनके काबीना की हलफ बर्दारी नहीं होगी। जी हां, कर्नाटक के नए वजीर आला का ऐलान हुआ है, और अभी इस बात की भी खबर आ गई है कि कल सुबह 11 बजे नए वजीर आला की हलफ बर्दारी होगी। बसवराज बोम्मई वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कल सिर्फ वजीर आला की हलफ बर्दारी होगी। आपको बता दें कि बसवराज बोम्मई काफी करीबी माने जाते हैं साबिक वजीर आला के, और आज पूरे दिन इसी बात को लेकर चर्चा होती रही कि आखिर कर्नाटक का अगला वजीर आला कौन होगा। लेकिन शाम होते होते ये तस्वीर साफ हो गई, और अब जो बड़ी खबर आई है वो यही है कि कर्नाटक के नए वजीर आला की कल हलफ बर्दारी होगी। कल सुबह 11 बजे हलफ बर्दारी होगी। बसवराज बोम्मई वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कल सिर्फ वजीर आला की ही हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद होगी। आगे बढ़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में मुल्क का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में चांदी का तमगा जीता। मीराबाई चानू वतन वापस आई हैं और उनके कोच का उनके आबाई जिला गाजियाबाद में इस्तकबाल किया गया। मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा गाजियाबाद के इलाके मोदी नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मीराबाई चानू ने मुल्क का नाम रोशन किया है और हमारे मुल्क में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। 21 साल बाद भारत को ओलंपिक खेलों में ये पदक प्राप्त हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा इस पदक के आने से जो आने हमारे खिलाड़ी उनको प्रोत्साहन मिलेगा और अगले ओलंपिक में हम इससे ज़्यादा पदक जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में खेल के संस्कार नहीं है। हमारे देश में खिलाड़ी बहुत कम है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैडम ने बताया कि क्वालिटी पॉपुलेशन नहीं है।
क्वांटिटी पॉपुलेशन है, तो हमें हमारे बच्चों को स्कूल लेवल से प्रेरित करना पड़ेगा खेल करने के लिए, जो सबसे ज़रूरी है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि लगन से तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, डिसिप्लिन में रहें। आप डिसिप्लिन से और लगन से। मुल्क में 8 माह से चल रही किसान तहरीक अब उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तहरीक बनने जा रही है। आज अलीगढ़ में किसान संयुक्त मोर्चा के जिम्मेदारान ने प्रेस क्लब अलीगढ़ में सहाफियों से बात करते हुए बताया कि 5 सितंबर से मुजफ्फरनगर में होने वाली महारैली से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान तहरीक शुरू करेंगे। मिशन आगाज उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की तर्ज में, जो कि राजस्थान तक बढ़ गया है। राजस्थान में पिछले दिनों बाजौर का विरोध किया गया, इसी तरह से यहाँ हर एक किसान नेता का जो है, भाजपा के किसान नेता का गांव-गांव में प्रवेश पर निषेध किया जाएगा। अलीगढ़ के संयुक्त मंडल के संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथी मेरे साथ उपस्थित हैं और हम लोग मिलकर पिछले 8 महीनों से इस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं और अभी हम मंडल स्तर की बैठक 1 हफ्ते के अंदर करेंगे, जिसमें एटा, कासगंज, हाथरस चारों जिलों के जो है नेता जो है कन्वेंशन में, जिसमें एक बड़ी रैली का आगाज जो है अलीगढ़ में किया जाएगा। कानपुर के शास्त्री नगर में आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें यूपी में होने वाले 2022 के असेंबली इंतखाबात के लिए लाहिए अमल तय किया गया। इस मीटिंग में इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी गई कि माजूरीन को हमेशा ही वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब अमली तौर पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी पिछले 16 वर्षों से बराबर दिव्यांगजनों के लिए काम कर रही है, उनको संगठित करने का काम कर रही है, राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी दिलाने का काम कर रही है, जिससे दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें खलबली मची हुई, क्योंकि हमारी आबादी पूरे देश में 10% है। तो 10% के हिसाब से हम 10% रिजर्वेशन कोटा भी मांग रहे हैं, 10% नौकरी भी मांग रहे हैं सरकारी क्षेत्रों में, और लोकसभा, विधानसभा, पंचायत में और नगर निकाय में, इसमें भी हम 10% की सीटें मांग रहे हैं। लेकिन वो सीटें तो राजनीतिक पार्टियां दे नहीं सकती हैं, वो केवल दिव्यांग प्रकोष्ठ बना करके दिव्यांगों का जो वोट बैंक है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सफल नहीं होंगी। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरे देश के विकलांग व्यक्तियों को एकजुट करने में लगी है और आगामी जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, इसमें अपनी ताकत दिखाएगी। कानपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर शौकत अली ने आज कानपुर में पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। इस मीटिंग में पार्टी के खवातीन विंग भी मौजूद रहीं। यूपी में 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी की हिकमत अमली और तैयारियों के मुतालिक हमारे नुमाइंदे ने शौकत अली से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में 2022 के इंतखाबात नज़दीक हैं, जिसको लेकर पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। यहाँ पर आज कानपुर में MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब आज यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। शौकत साहब, जिस तरह से तैयारियाँ हो रही हैं, ऐलान हुआ है कि आप लोग चुनावी मैदान में होंगे, किस तरह से मैदान में होंगे, किस तरह की तैयारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सीटों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। मैं पूरे प्रदेश में मुख्तलिफ विधानसभा का दौरा कर रहा हूँ और अपनी ब्लॉक कमेटी, ग्राम कमेटी और बूथ कमेटी का जायज़ा ले रहा हूँ। तो जहाँ जो कमियाँ हैं उसको जल्द से जल्द हम लोग पूरा कर लेंगे। मौजूदा वक्त में हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं और 2022 का इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिल कर के लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस मर्तबा हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़्यादा से ज़्यादा MLA जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। शौकत साहब, एक चीज़ और कि क्या ये तय हो पाया है कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए? क्योंकि जिस तरह से आरोप लगा है, अभी समाजवादी पार्टी की एक महिला विंग की एक जो नेता थी, उन्होंने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, काफ़ी वायरल हुआ था कि आप लोग 400 सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, 100 सीटों पर क्यों ऐलान किया? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं और मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अब वो कौन सी पार्टी की कौन महिला थी मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपनी पार्टी की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए
और हमको कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है, हम कहाँ लड़ेंगे कहाँ नहीं लड़ेंगे, हम मोर्चे का हिस्सा है, मोर्चा तय करेगा। फिलहाल हमने 100 सीटों को आइडेंटिफाई किया है, हम उस पर काम कर रहे हैं, बाकी मोर्चे के जो चुनाव लड़ेंगे। शौकत साहब, एक चीज़ और कि पिछले 2 सालों की या 1.5 सालों की बात की जाए तो आपने महिला विंग आपकी पार्टी ने तैयार की है, काफ़ी मजबूती से काम कर रही है। क्या कहना है आपका कि किस तरह से आगे काम होगी? क्या क्योंकि जिस तरह से समीकरण है कानपुर की छावनी विधानसभा की या और कई सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा है, बाकी आप समाज के लिए चुनाव में आते हैं, लेकिन क्या महिलाओं को टिकट की बात हो सकती है या महिला विंग किस तरह से काम कर रही है, इस पर आपका? देखिए, हमारी पार्टी ईमानदार, साफ और शफाफ लोगों को टिकट देती है। उसमें महिला भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। और मुसलमान 20% अपने वोटों को इस बार सपा बसपा कांग्रेस में नहीं बांटेगा। बीजेपी को रोकने के लिए वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आएगा। जिस तरह से आपने देखा कि शौकत साहब ने साफ तौर से ये बताया कि चुनावी मैदान में वो किस तरह से उत्तर प्रदेश में आएंगे और किस तरह से अपनी विंग को यहाँ तैयार कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।